बलियाडी के इस एरोड्राम मैदान में आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, छात्र छात्राएं, हमारे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता साथीगण, आप सभी को मेरे ओर से सर्वप्रथम जोहार। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर भी मेहमान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मंत्री भाई बन्ना गुप्ता जी, सहयोगी मंत्री भाई बड़े भाई, हमारे साथ उपस्थित विधायक आदरणीय मथुरा प्रसाद महतो जी, यहाँ उपस्थित विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, जिला के सभी पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, आए हुए सभी धनबाद के विभिन्न गांव पंचायतों से हमारे धनबाद के हमारे ग्रामीणों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज चूंकि यहां जो कार्यक्रम आयोजित है, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज चूंकि यहां जो कार्यक्रम आयोजित है, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष अभियान जिसका नाम हमने रखा है आपकी योजना, आपकी सरकार, और आपके द्वार के तीसरे चरण के इस पड़ाव में मुझे लगभग 18-19 जगह जाने का मौका मिला। वैसे तो ये शिविर और ये योजना पूरे राज्य में हजारों की संख्या में पंचायत पंचायत, गांव गांव, टोले मोहल्ले, वार्ड के अंदर भी सरकारी कर्मचारी शिविर लगाकर आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। और इसका जहां जहां मौका मिला वहां वहां जाकर के हमने खुद से सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना की क्या प्रगति है, लोग काम पे हैं कि नहीं हैं, इसका लाभ हमारे ग्रामीणों को मिल रहा है, हमारे जनमानस को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका आकलन करने के लिए हम लोग आए हैं। चूंकि पंचायत, गांव, सभी जगहों पर आज एक त्योहार का माहौल है। लगभग आप सबको इस योजना के बारे में जानकारी होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो काम करते हैं वो काम सही से हो रहा है कि नहीं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहती है। ये कार्यक्रम हमने पहली बार नहीं,
ये तीसरा चरण का कार्यक्रम है। पहली बार 2021 में हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायत शिविर लगाया था। दूसरी बार 2022 में लगाया। तीसरी बार अभी 23 नवंबर से ये शुरू हुआ है और 29 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। और चूंकि आप सबको ये भी मालूम है कि जब हमने सरकार बनाई थी तो सरकार बनते ही पूरे दुनिया में कोरोना, कोविड जैसी महामारी आ गई। शुरू के 1.5-2 साल तो उस कोरोना, कोविड ने हमारा खा लिया, पूरा समय बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ही कोरोना का बादल छटा, सरकार आपके दरवाजे खटखटा रही थी। और हमने पहले भी, सरकार बनने से पहले जब हम चुनाव प्रचार प्रसार में थे, उस समय भी हमने ये कहा था कि यह सरकार झारखंडियों की सरकार है। ये सरकार दिल्ली से नहीं चलेगा, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं चलेगा, ये सरकार गांव, देहात, टोले, मोहल्ले से जाके चलेगा। आज भी राज्य में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं, महिला है, बुजुर्ग है, पुरुष है, जिन्होंने ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा है। आज भी उनको नहीं पता है कि बीडीओ, सीओ कौन है। डीसी, एसपी की तो बात बहुत दूर की बात है। इसलिए हमने ये तय किया है कि आज जो हमारे ग्रामीण अक्सरा दलालों के जंगल में फंसकर ठगे जाते हैं, आने वाले समय में इसको बंद करना पड़ेगा। और जो कार्य व्यवस्था विगत 18-20 सालों से लगा था, उसे बदलना पड़ेगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया, नहीं किया, हमें तो बहुत चिंता हो गई सरकार बनने के बाद। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हमने पहला शिविर लगाया, तब गांव देहात से 35 लाख समस्याओं के आवेदन आए। दूसरा शिविर हम लोग लगाए तो लगभग 55 लाख हमको गांव देहात से समस्याओं के आवेदन आए। अब जोड़ लीजिए, 35 और 55 कितना लाख हो गया, लगभग करोड़ छूने की तैयारी में। जब इतनी संख्या हमने देखी तो हम लोगों ने भी माथा पकड़ लिया कि पूर्ववर्ती सरकार ने 20 साल तक कौन सा काम किया भाई, कि आज गांव में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, आज भी सांप की तरह कुंडली मार के बैठा हुआ है। और इतना जो लाख लाख कर्मचारी सरकार में, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई अनुबंध में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर है, जिसको सरकार तनख्वाह देती है, क्या हुआ 20 सालों में? जब हमने सोचने समझने का प्रयास किया तो पता चला कि इतनी बड़ी जो सरकारी व्यवस्था है और इतने लाखों जो कर्मचारी सरकारी हैं, जिनको तनख्वाह दिया जाता है, और वो तनख्वाह किस लिए दिया जाता है मालूम है? वो तनख्वाह दिया जाता है आप लोगों की सेवा के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने उन कर्मचारियों को आपकी सेवा में नहीं लगाया, उन कर्मचारियों को उन्होंने अपनी सेवा में लगा दिया।
और नतीजा दिन ब दिन समस्याओं का भंडार बनता गया। और अब तीसरा चरण का कितना आवेदन आएगा, यह तो 29 तारीख के बाद पता चलेगा। फिर हम लोगों ने गांव के जो समस्या, गांव के जो आवेदन और राज्य का जो तकलीफ है, इन सब की सूची बनाई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां कौन सा काम पहले आगे करें, पीछे करें, किस तरीके से करें, इसका कार्य योजना हम लोगों ने बनाना शुरू किया। और आज जहां हम ये धनबाद जिले में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और आपको जानकर गौरव होगा कि धनबाद एक वीर भूमि है। कोयलांचल के रूप में जरूर यहां पर ये जिला चर्चा में रहता है, लेकिन विनोद बिहारी महतो, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, अनेक ऐसे लोग इस जिले में राज्य के लोगों के लिए, यहां के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते एक लंबा जीवन दे दिया, बचपन, जवानी, बुढ़ापा दिया, राज्य अलग करने की एक लंबी लड़ाई लड़ी, और इस सोच के साथ कि राज्य अलग होगा, हमारे झारखंड वासियों को उसका हक अधिकार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य अलग हुआ 2000 ईस्वी में, लेकिन ये नवजात झारखंड को पालने, पोसने, बड़ा करने का जो जिम्मा मिला, उन लोगों को मिला जो लोग इस राज्य को अलग करने के घोर विरोधी थे। और यही वजह था कि नवजात झारखंड को इन लोग लगातार कमजोर करता गया। और अब कुछ सालों के बाद ये राज्य 25 साल का होगा, मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस नवजात झारखंड को इन लोगों ने इतना बीमारू बना दिया कि आज गांव से जो दर्द की आवाजें हैं, वो लगातार हमारे कानों में गूंजती है। हम लोगों ने एक एक करके इस राज्य के जो ग्रामीण परिवेश, हमारा राज्य का सबसे अधिक है, इस राज्य का 80% लोग गांव देहात में रहता है, और हमारा ये मानना है कि ये राज्य तभी मजबूत होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। गांव मजबूत नहीं होगा तो राज्य कभी नहीं मजबूत हो सकता। तो इसीलिए एक एक करके हम लोगों ने निर्णय लेना शुरू किया, और आज झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां इस राज्य के गरीब बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को, विकलांगों के लिए सर्वजन पेंशन की योजना लाई। आज ऐसा योजना जो आज 60 साल का कोई भी बुजुर्ग डिबरी टॉर्च लगा करके भी गांव देहात में खोजिएगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सबको पेंशन मिल रहा है। कोई विधवा महिला नहीं मिलेगी बिना पेंशन की, कोई विकलांग नहीं मिलेगा बिना पेंशन का। पहले गांव देहात में मंत्री, एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सब भटकता रहता था। सब गरीब लोग पेंशन के लिए आवेदन देता था, लेकिन बेचारा ये ना मंत्री, ना विधायक, ना सांसद इस समस्या का समाधान कर पाया। और पूर्ववर्ती सरकारों का तो ये करना ही नहीं था। तो होता क्यों? आज हमारा राज्य
देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और ये राज्य पिछड़ा नहीं था, इसको पिछड़ा बनाया गया है, इसको गरीब बनाया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जब राज अलग हुआ था उस समय जिनको इस राज चलाने का पहला मौका मिला और उस समय जो उन्होंने बजट पेश किया था उस समय सरप्लस बजट था। राज अलग होने के बाद सरप्लस बजट का मतलब खजाना में भरा हुआ पैसा था, लेकिन वो पैसा गया कहां? आज सरकार घाटे का बजट बनाती है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, राज अलग हुआ था तो खजाना तो भर के मिला था, लेकिन वो पैसा गया कहां? वो पैसा इन लोगों ने पूरा आपके हक अधिकार के नाम पर अपना पेट और अपना झोला भरने का काम किया और नतीजा ये नवजात झारखंड बीमार होता चला गया और सामान्य जीवन में, सामान्य वर्षों में बिना डबल इंजन की सरकार में लोग झारखंड में हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था। एक नहीं, दो नहीं, दर्जन लोग भूख से मरे। और इन लोगों ने अपना शोषण फिर भी बंद नहीं किया। इन लोगों ने इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों का 11 लाख राशन कार्ड भी डिलीट कर दिया। जो राज्य सबसे पिछड़ा हो, जहां सबसे अधिक गरीब रहता हो, बिना किसी आकलन के गरीबों का राशन कार्ड आप डिलीट करेंगे तो भूख से मरेगा नहीं। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, सुखाड़ जैसा आपदा हमने झेली, 1.5 साल तक हम लोग घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए। इन लोगों ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, शहर में कोई काम नहीं, धाम नहीं, मजदूरी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा था। उस समय भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को इस राज्य में भूख से नहीं मरने दिया। और याद कीजिए वो दिन कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ, किस तरीके से हमारे झारखंड के लोग अलग अलग प्रदेशों में जाकर के 7 समुंदर जाकर के फंस गए। उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। जो ड्राइवरी करता था, ड्राइवर को भी मालिक ने भगा दिया। घर पे काम करता था, उसको भी भगा दिया। फैक्ट्री में काम करने वाला, उसको भी भगा दिया। और कैसे वो लोग सड़कों पर मरने के लिए लॉकडाउन के आदेश से उनको छोड़ दिया गया। कितने लोग सड़कों पर मरने लगे। और उस समय हम लोग रात दिन जग करके इस राज्य के जनमानस और हमारे मजदूर भाई जो बाहर फंसे हुए उनकी चिंता में लगे हुए थे। उस समय भी हम लोगों ने लंबी चुनौती ली और ये देश का पहला राज्य बना जहां अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो करके ला करके गांव में भेजने का काम किया था। कोई और हो तो बता दे। उदाहरण के तौर पर देश में आपने कोरोना के समय में अपने मजदूरों को ढो के लाया हो। जब हम कदम आगे बढ़ाए तो पीछे पीछे कई राज्य के लोग भी धीरे धीरे लगे, नहीं भाई झारखंड ने किया है तो हमें भी करना चाहिए। इतने मजदूरों के प्रति लोगों की लापरवाही, उदासीनता हमने कभी पहले नहीं देखा। लेकिन इनको जाता क्या है, गरीब मजदूर मरे तो मरे, क्योंकि इनकी गरीब मजदूरों से तो कोई लेना देना रहा नहीं, किसानों से तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो व्यापारियों की बड़ी जमात है। पैसे के बदौलत राज करने का एन केन प्रकार इनका
कार्यक्रम चलता रहता है। चुनाव जीते या हारे उससे कोई लेना देना नहीं। विधायक को खरीदो, सांसद को तोड़ो फोड़ो और सरकार बनाओ, यही इनकी मंशा बनी रहती है। और आज हम हर वो योजना आपके सामने लाए हैं जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए और उस अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए है। हम लोगों ने किसानों के लिए योजना लाया है, हम लोगों ने महिलाओं के लिए योजना लाया है, हम लोगों ने कम पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए लाया है, मजदूरों के लिए लाया है, आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए लाया है। और हमारे विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही। हम आप ही लोगों से जानना चाहते हैं कि गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जरा बताइए तो। गांव में शिविर लग रहा है? शिविर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आज सब बुजुर्ग को पेंशन मिलता है? बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है जी? हमारी विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रहा है? हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना मिला? चलिए, बहुत बढ़िया है। फिर ये पता नहीं ये कांच का चश्मा से देखते हैं कि टीन का चश्मा से देखते हैं, हमको समझ नहीं आता। खैर, इनका अपना देखने का नजरिया है। हम यही जानना चाहते हैं कि गांव में कुछ सुगबुगाहट है कि नहीं। लेकिन आज ये सरकार को भ्रष्टाचार, चोर, इसका सरकार का छवि खराब करने में लगे हैं। अगर इस राज्य में बुजुर्गों को पेंशन देना गुनाह है तो ये गुनाह बार बार हम करेंगे। अगर विधवा महिलाओं को सहारा देना है तो ये बार बार करेंगे। अगर इस राज्य में बच्चियों को मजबूत बनाना है तो बार बार ये गलती करेंगे। और हम बच्चियों को बता दें, बच्चियों का बहुत जोर से आवाज आया। आप लोग के लिए खुशखबरी और हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों के लिए भी। बच्चियों के लिए तो सावित्रीबाई फुले हम लेके आए, इसलिए लाए कि राज बेचारा इतना गरीब गांव देहात है हमारा कि हमारी बेटियां 8वां 9वां क्लास पढ़ती नहीं है, उसके लिए मां बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है। और शादी कर दो, बोझा हटा लो। हम उन मां बाप से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अब बेटी हमारी बोझ नहीं बनेगी, अब बेटी को हम उसकी जिम्मेवारी देते हैं। आज इसका पहले चरण में हमने सावित्रीबाई फुले योजना लाया है। वो हम लोगों ने 2 बेटियों के लिए पहले बनाया था। हमको लगा हमारे गांव राज्य में इतनी ही बेटियां होंगी। पदाधिकारियों ने हमें थोड़ा ठीक से आंकड़ा नहीं बताया। जब हम इसी पंडाल जैसे ये कार्यक्रम में हम गए हैं, इसी दौरे के दौरान और कुछ बच्चियों से मिलने के दौरान हमें पता चला कि ये योजना तो 2 बेटी के लिए बन गया है। तो हम बोले, ये तो लगता है गड़बड़ हो गया। अब हमारे घर में 2, 3, 4 बेटी भी है तो चारों को सावित्रीबाई फुले योजना देंगे। और तो और आप पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज इस राज्य का दुर्भाग्य है कि आज यहां के लोग बहुत सीधे साधे और कम पढ़े लिखे लोग हैं। और यही वजह है कि इस राज्य को लगातार 20 वर्षों में जो सरप्लस बजट के साथ जन्म लिया था, वो पिछड़ापन के सीढ़ी पर लुढ़क रहा है।
हमें तो लगता है कि अगर ये 2019 के राजनीतिक चुनाव में अगर ये सरकार हम नहीं बना पाते तो इस राज्य को, ये नवजात झारखंड को मरने से कोई नहीं बचा सकता था। आज इसीलिए जो सूखा हुआ पेड़ है, इस पेड़ के तने में हम लगातार पानी डालने का, खाद डालने का काम कर रहे हैं ताकि ये झारखंड फिर से हरा हो सके और अपने मजबूती के साथ खड़ा हो सके। और निश्चित रूप से मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि झारखंड की आत्मा गांव में बसता है और निरंतर जिस तरीके से हम गांव के लिए काम कर रहे हैं, अभी 2023 चल रहा है, 2025 में 25 साल का हो जाएगा। मैं इस आशा उम्मीद के साथ हूं कि 25वें साल में हम इसको इस कदर ताकत दें कि झारखंड आने वाला 25वें साल में इतना मजबूती के साथ बढ़े, फिर दूसरे के सामने भीख मांगने की जरूरत झारखंड को नहीं पड़े। अभी तो हम लोग किसी तरीके से काम चला रहे हैं और मैं लगा हुआ हूं कि तेजी से हमारे गांव के लोग सरकार के कदम से कदम मिला के सरकार के साथ चले। सरकार आपके लिए क्या काम करती है, नहीं करती है, किसी को नहीं पता। 20 वर्षों में कोई नहीं बता सकता है कि सरकार ने क्या काम किया होगा। हां, जरूर ये बता सकते हैं कि 400 रुपये का एलपीजी सिलेंडर आज 1200 रुपये का हो गया। आज 1 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट 50 टका का हो गया। आज जरूर ये बता सकते हैं नमक, तेल, आलू, प्याज, दाल सब महंगा हो गया। पेट्रोल, डीजल 100 के पार हो गया है। ये जरूर बता सकते हैं। ये लोग बहुत चतुर किस्म के लोग हैं। ये ऐसा आपका पॉकेट मारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पॉकेट कट गया है, आपका जेब कट चुका है। और जब आप घर पहुंचते हैं, जब आप कपड़े बदलते हैं, उस समय पता चलता है कि अरे मेरा पॉकेट तो फटा हुआ है, सब पैसा तो निकल गया। ये लोग बहुत तरीके से आंखों से सुरमा चुराने वाले लोग हैं। आज जिंदा रहना है तो कुछ भी करके जीना पड़ेगा और उनको मालूम है कि लोगों को कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी, मजदूर, मजबूर, किसान कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा ही जीने के लिए। आज यही वजह था, हमको तो पहली बार पता चला ये कोरोना कोविड नहीं होता तो ये भी पता नहीं चलता कि इस राज्य से कितने लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने जाते हैं। 15 लाख से अधिक लोग इस राज्य से बाहर जाता है मजदूरी करने के लिए। बड़ा अजीब हालत है इस राज्य में, मजदूरी का भी स्थिति, ये आलम। क्या क्या इन लोगों ने 20 सालों में। इसीलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग राज्य के लोगों को बाहर जाने से, अभी हाल में ही आप लोगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक और कई तरीके से सूचनाएं आप लोगों को मिली कि उत्तराखंड में 15 नौजवान झारखंड का जो टनल बन रहा था उसके अंदर फंसा हुआ था 15 दिनों तक। 15 दिन नहीं, ज्यादा हो गया था। और वहां कोई बड़ा व्यापारी, बड़ा नेता का बेटा फंसा होता तब समझ में आता। ये तो किस्मत था कि वो लोग बच गया। और जब उन बच्चों को हम वापस लाए तो उन्होंने कहा कि सर यहां काम ही नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करें। और हमने उनको आश्वस्त किया, तुम लोग चिंता मत करो, आप तुम लोग के लिए, तुम लोग सरकार की योजनाएं हैं उसके साथ जुड़ो, आपको आपके घर के आसपास, आपके राज्य में ही काम आपको मिलेगा। हम लोग सरकारी, गैर सरकारी
कई तरीके से हम लोगों ने यहीं के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए भी हम लोगों ने कानून बनाया। कोई भी यहां उद्योग लगेगा, उन उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हम लोगों ने कानून बनाया। और इसके तहत हम लोग कानून ही नहीं बनाए, बल्कि ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके अलग अलग प्रमंडलों में आज तक लगभग 51-52 हजार नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। आज सभी जो प्राइवेट कंपनियां यहां पर हैं, इनकी अनिवार्यता है कि अपने फैक्ट्री के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं, इनकी सूची सरकार को उपलब्ध कराना कि स्थानीय लोग कितने हैं, और समय समय पर सरकार इसकी जांच भी करेगी। अब आने वाला समय में ये परिपाटी खत्म होगा कि लोग बाहर से ला करके अपने लोगों को यहां भरेंगे। पहले हम अपना पेट भरेंगे, तब आगे बाहर के बारे में सोचेंगे। इसीलिए कई ऐसी चीजें हैं, एक एक योजनाएं अगर हम गिनाने लगे तो बहुत वक्त भी लगेगा। किसानों के लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना लाया है, हम लोगों ने पशुधन योजना लाया है, दीदी बाड़ी योजना लाया है, कई योजना लाए हैं। आप इसके माध्यम से भी किसान खेत से जुड़े रह सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आए, जो भी महिला पुरुष आप कोई काम करना चाहते हैं, महिला कोई सिलाई दुकान चलाना चाहती है, कोई कपड़े का दुकान चलाना चाहती है, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है, कोई नौजवान नाई का दुकान चलाना चाहता है, कोई राशन का दुकान चलाना चाहता है, तो उसके लिए भी जो आपके पास पूंजी का अभाव है, अगर आपको वो काम करना है तो जो पूंजी लगेगा वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी। आप आवेदन सरकार को दीजिए। अलग अलग माध्यमों से अभी बहुत सारा लोगों को हम देखते हैं, हमारे घर के अंदर में भी है। हम दूर की बात नहीं करते हैं, पहले आपने गिरेबान में झांको, उसके बाद बात करो। आज मेरे घर में भी ड्राइवर खटते हैं लोग। आज हमने उनको भी कहा, तुम ड्राइवर क्यों खटते हो? तुम ड्राइवर की जगह तुम अपना गाड़ी का मालिक बन करके रोजी रोजगार कमाने का काम क्यों नहीं करते हो? आज इसलिए बड़े संख्या में मुख्यमंत्री रोजगार योजना से कोई बोलेरो खरीद रहा है, कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है और गाड़ी भाड़े में चला करके स्वरोजगार कमा रहा है। अभी डीसी साहब से हमारी बात हो रही थी, हमने कहा यहां महिलाओं को भी प्रेरित करो। आज हमारी राज्य की महिलाएं कदम से कदम मिला के चलती हैं और यहां क्या स्थिति है इसकी जानकारी दो। अभी कई ऐसे प्रोग्राम, मैंने कहा 18-20 जगह हम गए थे, कई जगह इतने सारे ट्रैक्टर, इतनी सारी गाड़ियां लगी। मैंने कहा कि तो शोरूम में भी, और शोरूम तो बात की बात है, गाड़ी बनाने वाला फैक्ट्री में भी उतना गाड़ी नहीं होगा। उतना गाड़ी का बंटवारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने किया, और उसमें कई महिलाएं जिन्होंने ट्रैक्टर लिया। ये तो मंच में सांकेतिक रूप से कभी कभी कोई महिला ट्रैक्टर लेके जाती है तो मैं तो सीधा पूछता हूं, तुमको ट्रैक्टर चलाने आता है? कोई बोलता है हां, कोई बोलता है नहीं। हम पूछते हैं कैसे चलेगा, तो बोले सीख लेंगे। और जो महिलाओं को हमने देखा कि महिलाएं भी आज के दिन में ट्रैक्टर चला रही हैं, तो मैंने कहा ये ट्रैक्टर नहीं है, ये तुम्हारे लिए 2 बैल के बराबर है। अब आप इससे खेती बाड़ी कीजिए, इससे रोजगार कीजिए।
बहुत खुशी होती है कि आज हमारे गांव देहात में लोगों के बीच में ये जज्बा अपना मजबूती से जगह बना रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होने का। तो अलग अलग तरीके से अभी सावित्रीबाई फुले योजना का हम जिक्र कर रहे थे। अभी हम 10वां, 11वां, 12वां क्लास के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड देंगे। अब हमारी बच्ची सिर्फ आसपास के कॉलेज में डिग्री मात्र या पॉलिटेक्निक मात्र नहीं पढ़ेगी। अब हमारी बच्चियां डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी, जज भी बनेगी और पत्रकार भी बनेगी। और आपको पता है गरीबी तो है, हम बार बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये योजना लाया है, क्योंकि यहां के लोगों को बैंक भी मदद नहीं करता है। और बैंक मदद करेगा तो बोलेगा कि जमीन जायदाद गिरवी रखो, सोना चांदी गिरवी रखो, घर द्वार गिरवी रखो। उसका बस चले तो लोगों को बंधुआ मजदूर भी बना लो। अभी एक शिकायत मेरे सामने आया है, कुछ बैंक लोग बदमाशी भी कर रहे हैं, जहां कुछ थोड़ा सा लोगों को लोन देने का 10-20 हजार रुपए जो लोन देते हैं उनके साथ वो बदसलूकी करने पर उतरे हैं। अभी इन कार्यक्रमों को खत्म होने के बाद उनकी भी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन मैं उन बच्चों को बता दूं, वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाला समय में आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पढ़ेंगे तो आपको पता है कि डॉक्टर पढ़ने के लिए कितना पैसा लगता है। लाखों रुपया लगता है। कहीं 5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 8 लाख। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आने वाला समय में आप जो भी बेहतर पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको 15 लाख रुपया तक का आर्थिक सहायता उससे सरकार उपलब्ध कराएगी। और मां बाप को कोई कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, कोई जमीन बंधक नहीं रखना पड़ेगा। और जब तक आपका डिग्री पूरा नहीं होगा तो सरकार को भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। समझे? डिग्री पूरा नहीं होगा तो सरकार आपको पैसा आपको वापस नहीं करना है। डिग्री पूरा हो जाएगा, 1-1.5 साल के बाद नौकरी लगेगा, तब थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा। तो कई विषय हैं। इन लोगों ने, हमारे विपक्ष के लोगों ने तो क्या कमाल चलाया है 20 साल इस राज्य को। मन तो करता है कि जो हमारे लोग शहीद हुए, जिन लोगों ने आंदोलन किया, इस राज्य के जो वीर सपूत रहे, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, विनोद बिहारी महतो हो, चाहे निर्मल महतो हो, चाहे शिबू सोरेन हो, सबके उस आंदोलन का खून पसीना पानी करने में लगे थे। और अभी भी ये समय समय पर ये टटोलने का काम करते हैं कि झारखंडियों को लगता है कि खून ठंडा पड़ गया है। और इन प्रकारेन आप देखते होंगे, जब से हमने सरकार बनाया है उस दिन से ये सरकार गिराने पे लगे, नए नए षड्यंत्र रचते हैं। और जो लोग घोटाला करके निकल गए उन लोग को देश के सर्वोच्च स्थान में बैठाते हैं। ये इनके चरित्र हैं। 20 साल 2000 ईस्वी में ये राज अलग हुआ। 2019 के आखिरी महीना दिसंबर में हम लोगों ने सरकार बनाया, जनवरी में कोरोना आ गया। 2019 तक इन लोगों ने मात्र इस राज्य में 16 लाख लोगों को पेंशन दिया।
पूरे राज्य में मात्र 16 लाख लोगों को पेंशन दिया। और आज हम लोग मात्र 4 साल के अंदर 36,60,000 लोगों को पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और किसानों की तो बात ही मत पूछिए। आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले ये लोग देश के अंदर किसानों को खत्म करने का एक काला कानून लेकर